जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले, जिंदगी मिल गई है। तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वच्छ होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं लेकर के आ गया हूँ वो लेकर के आ गया क्लास 10th का हिस्ट्री। और उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम दीपू कुमार है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री। थोड़ा उससे पहले मैं दो चार दस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है सारा के सारा जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो आपका एनसीईआरटी बुक है बीटीवीएस का, उसको में जो फर्स्ट क्वेश्चन उसी का 2-4-5 को मतलब 10-15 को होगा शायद क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला, वो जो है पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोग अपना सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। मतलब इम्पोर्टेंट मतलब सब्जेक्टिव में हम लेकर के आ गए हैं। मतलब पेपर देने से पहले तुम सोच लेना कि सही बात है, क्वेश्चन मिल भी रहा है। अब जाइएगा क्वेश्चन को देने के लिए, पेपर को देने के लिए एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर जब बैठिएगा तो वहाँ क्वेश्चन आप 5-15 मिनट मिलता है क्वेश्चन देखने के लिए, चाहे उस कोई भी सब्जेक्ट का हो, 15 मिनट टाइम मिलता है। तो उसमें पहले क्वेश्चन देख लेना हिस्ट्री का, खास करके अभी, क्योंकि सब सारा सब्जेक्ट के बनाएंगे। और अभी जो फर्स्ट है मेरा पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे बहुत सारा वीडियो ऐसे बन सकता है, और यह जो है वो फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन में एकदम दिमाग से एकदम ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। दिया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उत्तरी अमेरिका। दूसरा का ऑप्शन जो दिया गया है वह है दक्षिणी अमेरिका। तीसरा जो ऑप्शन है वह यूरोप है, और चौथा जो है वह पश्चिमी एरिया है। चौथा ऑप्शन पश्चिम एरिया है। तो आप लोग जान ही सकते हैं कि इसको में जो है वो कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग भी कमेंट करिए कि फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन जो है वह सही हुआ। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि जो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, कोचिंग हो या ट्यूशन हो, आप कहीं भी आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं यूरोप के। याद रखना कौन सा महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो वह जो आते हैं वह यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलो, दूसरा का क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। बोल रहा है क्वेश्चन कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो इसको में जो फर्स्ट ऑप्शन है वह फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हैबस वंश। कौन है? हैबस वर्ग। और दूसरा का जो है और लारिया वंश है, और तीसरा का है बुर्बो वंश, और जो चौथा है वह जारशाही। तो आप लोग जान ही सकते हैं कि कौन सा इसको में जो है वो ऑप्शन सही है। एक बार और मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ अच्छी तरह से, और क्या बोलता है ऑप्शन को भी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह हैबस वर्ग है, और दूसरा का जो है लारिया वंश है, और तीसरा का जो है वह बुर्बो वंश है, और जो चौथा है वह चौथा जारशाही है। आप लोग जान सकते हैं कौन सा सही है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसको जो करेक्ट आंसर होगा वह आंसर आप लोग कमेंट भी करते जाइए। एक दो इस तरह से कमेंट भी आप लोग करते चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। चलिए, तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा, इसको सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश में। याद हो गया?
चलिए अगला है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में 100% दावा के साथ में बोलता हूँ एकदम पूछेगा ही पूछेगा। चलिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो याद रखना वो कार्बोनरी से है। ढेर बच्चों लोग हैं वह लाल सेना पे मार देते हैं, बहुत गलती एकदम आंसर है, याद रखना कौन सा होगा, तो वह होगा कार्बोनरी। चलिए एक बार अब मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो जो मेजनी का संबंध था वह कार्बोनरी था। ढेर बच्चे जो है वह लाल सेना पर मार के चले आते हैं और बड़ी खुश होकर चले आते हैं, इसलिए जो है वह लाल सेना कभी नहीं हो सकता है। वह कौन सा होगा, बुर्बो वंश होगा, सॉरी कार्बोनरी हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो पहले का ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा का ऑप्शन है रूस और तीसरा का ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इसको में से जो है वह कौन सा होगा। मैं ऑप्शन को थोड़ा धीमे धीमे करके बोल रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, हाँ इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा। हम ऑप्शन पहले का में बोल दिए हैं कि इंग्लैंड है दिया हुआ है, दूसरा का जो है वह फ्रांस है और तीसरा का ऑस्ट्रेलिया है और उसको जो चौथा है वह फ्रांस है ना। चलिए आगे पांचवा क्वेश्चन है कि कांट काबूर ने विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान 2 बार 3 बार एकदम याद करना, एकदम रटने का कोई जरूरी नहीं, सिर्फ 1-2 बार देख लेंगे अपने आप दिमाग में लग जाएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ। दिया कांट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो इसको में जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है सेनापति, दूसरा का जो है वह फ्रांस के राजदूत है और जो सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री पे और जो डी ऑप्शन है वह गृह मंत्री पे। तो हम बताए थे हम अभी तो बता चुके हैं हम आगे कि कांट काबूर को जो विक्टर एमुलन जो है पद, वह पद प्रधानमंत्री का मिला था, याद रखना कौन सा पद मिला था, प्रधानमंत्री का जो है वह पद मिला था। आगे अगला है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है लेकिन उतना नहीं पूछता, लेकिन तभी पर ये 100% में से 50% है कि यह पूछता है। चलिए गैरिबाल्डी पेशों से क्या था, तो याद रखना गैरिबाल्डी जो है, अभी नहीं आंसर बताते हैं, पहले ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन पहले सुन लो। गैरिबाल्डी पेशों से क्या था, पहला तो ऑप्शन है सिपाही था, दूसरा का है किसान था, तीसरा का जमींदार था और जो चौथा ऑप्शन है नाविक था। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा आंसर होगा। इसको फटाफट एकदम कमेंट करते चलो, ए के ऑप्शन कौन सा होगा, बी के आंसर कौन सा होगा, सी का ऑप्शन कौन सा होगा, इस तरह से जो है कमेंट एकदम जरूरी करना है। चलिए हाँ तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जो जर्मनी राइन राज्य था उनको निर्माण किसने किए थे, जो जर्मनी राइन राज्य था उनको निर्माण किसने किए थे, तो याद रखना उनको निर्माण जो किए थे नेपोलियन ने किए थे। नेपोलियन का जो पूरा नाम है वह नेपोलियन बोनापार्ट है, आप लोग हिस्ट्री में फर्स्ट लेसन में ही पढ़ना है। हाँ उनको पूरा नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ तो जो जर्मनी राइन राज्य जो जर्मनी राइन राज्य का जो निर्माण कराए थे इसी नहीं करवाए थे, किसी ने करवाए थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो चलिए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो इसको में दिया गया है वह जालवेरिक एक संस्था थी, यानी कहने का मतलब कि जालवेरिक एक कैसी संस्था थी, यानी कहने का मतलब है कि जो जालवेरिक संस्था थी वह एक कैसी संस्था थी, तो पहले का ऑप्शन जो दिया गया है वह क्रांतिकारियों की था और दूसरा का जो है व्यापारियों का, तीसरा का जो है विद्वानों की और जो चौथा ऑप्शन है वह है पादरी सामतों की। तो इसको में से कौन सा होगा, तो हम बताए थे कि जालवेरिक एक व्यापारियों की संस्था था, कि जालवेरिक एक कैसी संस्था थी, तो जो जालवेरिक था वह एक व्यापारियों की संस्था थी। मैं चलिए
अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं 2 बार 3 बार इसको 2 बार रिवाइड करवा देता हूँ। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्वेश्चन को समझ लो एक बार। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसको में जो फर्स्ट ऑप्शन है वह मेजनी है, दूसरा का है हिटलर है, तीसरा का बिस्मार्क है और चौथा जो है विलियम वन है। तो इसको में कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन एक बार और सुन लो। ऑप्शन जो फर्स्ट में इसको दिया गया है वह मेजनी है, दूसरा का हिटलर है, तीसरा का जो है वह बिस्मार्क है और चौथा जो है विलियम वन है। तो इसको में से कौन सा हो गया? तो हम बताए थे कि जहाँ रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किसने किए थे, तो वह किए थे बिस्मार्क ने किए थे, बिस्मार्क ने किए थे। चलिए आगे है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% मैं दावा के साथ कहता हूँ कि एकदम पूछेगा ही पूछेगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो याद रखना फ्रैंकफर्ट के, अब सर मैं थोड़ा सा ऑप्शन दे देता हूँ, आंसर नहीं बताता हूँ। चलिए, जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो इसको में फर्स्ट ऑप्शन दिया 1864 ईस्वी में, दूसरा का दिया 1866 ईस्वी में, तीसरा का दिया 1870 ईस्वी में और जो चौथा ऑप्शन है वो 1871 ईस्वी में है। तो ईस्वी वाला में गड़बड़ाना नहीं है, 1871 ईस्वी में जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में, याद करने रहा। 1871 ईस्वी में क्या होता है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा स्रोत रहा? इसको में जो फर्स्ट ऑप्शन है वह दिया गया है जर्मनी, दूसरा का जो दिया गया है यूनान है और तीसरा का जो है वह तुर्की है और चौथा जो है वह इंग्लैंड है। तो आप लोग बोल सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। मैं एक बार और जो है वो ऑप्शन को बोल देता हूँ। ऑप्शन इसको में फर्स्ट में दिया गया है जर्मनी, दूसरा का में जो दिया गया है यूनान है, तीसरा का में जो दिया गया है वह तुर्की है, चौथा जो है वह इंग्लैंड है। तो इसको में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा? तो यूनान इसको में सही होगा। कौन सा सही होगा? यूनान। मैं क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा स्रोत रहा? तो किसने? जर्मनी का। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतिम, इसको में जो 12 क्वेश्चन है, 11 मैंने बोल दिया जो है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं और जो 12 क्वेश्चन है वो मैं पढ़ रहा हूँ। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? यानी कहने का मतलब जो है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की जो संधि था वह किस देश के साथ हुआ था? किस देश के साथ हुआ था? तो वह जो फर्स्ट ऑप्शन इसको में दिया गया है वह दिया गया है तुर्की ने, दूसरा का दिया गया है यूनान ने और तीसरा का जो दिया गया है तीसरा का हंगरी ने दिया गया है। किसको तीसरा का ऑप्शन है? तीसरा का जो है हंगरी है और चौथा ऑप्शन है पोलैंड। तो बहुत आसान है क्वेश्चन है। तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की जो संधि थी वह किस देश से हुई थी? तो याद रखना उस देश का नाम था तुर्की से हुई थी। कौन सा हुई थी? तुर्की से हुई थी। समझ गए कौन सा देश से हुआ था? तुर्की से। चलिए अब इसको में जो है वह मैं थोड़ा सुन और बता देना चाहता हूँ। इसको में जो हाँ समूह अ और समूह ब है उसको मैं थोड़ा सुन मैं बता देता हूँ क्योंकि ईस्वी में जो है ना बच्चों लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ईस्वी को लेकर के चलता हूँ। हाँ तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो याद रखना 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। याद रखना वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। चलिए दूसरा का है कि मेटरनिख का पतन कब हुआ था? मेटरनिख जो था उसका पतन कब हुआ था? तो याद रखना 1448 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1848
1848 ईस्वी में हुआ था। मेटरनी का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी का हुआ। तीसरा का जो है इटली का एकीकरण कब हुआ था? जो इटली का एकीकरण है वह कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला है कि सेडौन का युद्ध कब हुआ था? जो सेडौन का जो युद्ध है वह कब हुआ था? सेडौन का युद्ध, तो याद रखना सेडौन का जो युद्ध है वह 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सेडौन का युद्ध? 1870 ईस्वी में। इसको मैं एक बार और दोहरा लेता हूँ। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला है कि मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? जो मेटरनी का पतन था वह किस वर्ष हुआ? तो 1848 ईस्वी को हुई थी। मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? 1848 ईस्वी को। चलिए आगे है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? तो जो इटली का एकीकरण जो था वह इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इटली का एकीकरण? 1871 ईस्वी में। अगला है सेडौन। सेडौन का युद्ध कब हुआ था? सेडौन, हाँ अभी ये थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ कि सेडौन का जो युद्ध है वह 1870 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था सेडौन का युद्ध? 1870 ईस्वी में। चलो इसको में जो फर्स्ट लघु उत्तरीय में जो दिया गया है और 20 शब्द में उत्तर देना है। 20 शब्द में उत्तर देना है। और ये जो वीडियो है मैंने बस 15 मिनट तक मैंने बनाया। और जो अगला क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव का है। और सब्जेक्टिव में कल मैं एकदम सब्जेक्टिव का ही मैं जो है वह क्लास में आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ना कि एकदम 100% है कि मतलब जो मैं बता दूंगा सब्जेक्टिव लिखवा दूंगा वह मिल सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। चाहे जौन जौन हम यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब इस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मतलब इस तरह से जो वीडियो है वो वीडियो तो फेक है या इस तरह से बहुत लोग सोचते हैं ना, इस तरह से नहीं सोचना है। एकदम आप कहीं भी पूछ ले सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर गलती हो जाए तो फिर मुझे कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सर जो है आप गलती बता चुके हैं इसलिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।